दोस्तों, जब हम इतिहास के सबसे महान और साहसी योद्धाओं की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है और वो है सिकंदर महान, जिसे अंग्रेजी में अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बहुत ही कम उम्र में दुनिया का बड़ा हिस्सा जीत लिया था। उसकी महत्वाकांक्षा, वीरता और नेतृत्व क्षमता इतनी प्रभावशाली थी कि आज भी लोग उसे युद्ध कला और रणनीति का आदर्श मानते हैं। सिकंदर कोई काल्पनिक पात्र नहीं था, वह एक वास्तविक राजा था जो आज के ग्रीस यानी यूनान के एक छोटे से राज्य मैसिडोनिया का शहजादा था। उसका सपना था पूरी दुनिया को जीतना और सबको एक साथ जोड़ देना। वह केवल युद्ध नहीं करता था, बल्कि उसने जहां जहां विजय प्राप्त की थी वहां ज्ञान, कला, संस्कृति और नगरों का विकास भी किया था। यह कहानी उसी बालक की है जो महज 20 साल की उम्र में एक विशाल साम्राज्य का राजा बना और 32 साल की उम्र तक वह इतिहास का सबसे बड़ा विजेता बन चुका था। लेकिन क्या वह इन सब से खुश था? क्या वह हमेशा जीतता ही रहा? क्या उसकी कोई कमजोरी नहीं थी? क्या उसकी मृत्यु भी उतनी ही वीरतापूर्ण थी? तो दोस्तों, आइए अब इस कहानी को और विस्तार से पढ़ते हैं। बहुत समय पहले, जब दुनिया अभी इतनी विकसित नहीं हुई थी, यूरोप के दक्षिण पूर्व में एक स्थान था जिसे मैसिडोनिया कहा जाता था। वहां एक शक्तिशाली राजा फिलिप द्वितीय का शासन था। इसी राज्य की राजधानी पेला नामक नगर में 356 ईसा पूर्व में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम सिकंदर रखा गया। दोस्तों, सिकंदर का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब यूनान के विभिन्न नगर राज्य आपस में लड़ाई करते रहते थे। उसका पिता फिलिप एक बहुत ही चालाक और शक्तिशाली राजा था जिसने कई लड़ाइयां जीतकर मैसिडोनिया को यूनान का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया था। उसकी मां ओलंपियास धार्मिक और महत्वाकांक्षी महिला थी। वह मानती थी कि सिकंदर केवल एक साधारण बालक नहीं है, बल्कि किसी दैवी उद्देश्य से जन्मा हुआ बालक है। उन्होंने बचपन से ही सिकंदर के मन में यह विचार भर दिया था कि वह कुछ महान बन सकता है। जब सिकंदर छोटा था तब उसकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। उसने युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी, राजनीति, साहित्य और विज्ञान को सीखा। जब वह केवल 13 वर्ष का हुआ तब उसके पिता ने उसकी शिक्षा के लिए ग्रीस के महान दार्शनिक अरस्तु को बुलाया। अरस्तु ने न केवल सिकंदर को ज्ञान की शिक्षा दी, बल्कि उसे सोचने का ढंग भी सिखाया। उन्होंने सिकंदर को यह बताया कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपने राज्य की भलाई के लिए निर्णय ले और जो ज्ञान के बिना शासन नहीं कर सकता। अरस्तु ने सिकंदर को होमर की प्रसिद्ध रचना इलियड पढ़ाई, जिसमें ट्रोजन युद्ध की कहानियां थी। सिकंदर इन कहानियों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने खुद को महान योद्धा अकिलीस के समान समझना शुरू कर दिया। वह कहता था कि मैं भी ऐसा वीर बनना चाहता हूं जो इतिहास में याद रखा जाए। सिकंदर ने अरस्तु से यह भी सीखा कि एक राजा को केवल तलवार नहीं, बल्कि बुद्धि और न्याय से भी काम लेना चाहिए। एक बार की बात है, जब वह लगभग 12 साल का था, एक जंगली घोड़ा दरबार में लाया गया जिसे कोई काबू नहीं कर पा रहा था। सभी दरबारी हार मान चुके थे, लेकिन सिकंदर ने उस घोड़े की आंखों और चाल को ध्यान से देखा। उसने समझ लिया कि वह घोड़ा अपनी परछाई से डर रहा है। सिकंदर ने चतुराई से उसे सूर्य की ओर मोड़ा, जिससे उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। फिर वह बिना डरे उस घोड़े पर चढ़ गया और उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। यह देखकर सभी चकित रह गए। उसके पिता ने कहा कि बेटा, तू केवल मैसिडोनिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए पैदा हुआ है। उस घोड़े का नाम बुसेफेलस रखा गया और वह सिकंदर के जीवन भर का साथी बन गया। समय बीतता गया और सिकंदर अब किशोर से युवा हो रहा था। उसके पिता फिलिप लगातार अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, लेकिन 336 ईसा पूर्व में एक विवाह समारोह के दौरान राजा फिलिप की हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे क्या कारण था, इसका पूरी तरह से पता नहीं चल सका, लेकिन इस घटना ने सिकंदर को अचानक मैसिडोनिया का राजा बना दिया। उस समय वह केवल 20 वर्ष का था। एक युवा राजा के सामने चुनौतियां बहुत थी। उसके राज्य के कुछ हिस्सों में विद्रोह होने लगे थे और यूनान के कुछ नगर राज्य उसे कमजोर समझ रहे थे। लेकिन सिकंदर ने तुरंत निर्णय लिया और विद्रोहियों पर चढ़ाई कर दी। उसने पहले अपने आसपास के सभी विरोधियों को शांत किया और फिर यूनान की ओर बढ़ा। वहां एक नगर था थेब्स, जिसने सबसे पहले सिकंदर के खिलाफ विद्रोह किया था। सिकंदर ने अपनी सेना के साथ वहां हमला किया और पूरे नगर को नष्ट कर दिया। यह देखकर बाकी नगर राज्यों में डर फैल गया और सबने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब सिकंदर का लक्ष्य यूनान से बाहर जाकर उन देशों को जीतने का था जो पहले फारसी साम्राज्य के अधीन थे। फारस उस समय दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति थी और उसका राजा डेरियस तृतीय एक शक्तिशाली सम्राट माना जाता था। लेकिन सिकंदर ने तय कर लिया था कि वह फारस को हराकर उसका स्थान लेगा। लगभग 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने यूनान से अपनी सेना लेकर एशिया की ओर यात्रा शुरू की।
उसने पहले छोटे छोटे फारसी प्रदेशों को जीता और फिर एक एक करके फारस की बड़ी सेनाओं का सामना किया। पहले युद्ध में जो ग्रेनिकस नदी के पास हुआ था, उसमें सिकंदर ने फारसी सेना को पराजित कर दिया। फिर उसने एशिया माइनर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 333 ईसा पूर्व में इसूस नामक स्थान पर सिकंदर और डेरियस की सेनाओं के बीच बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत निर्णायक था। फारसी सेना की संख्या अधिक थी, लेकिन सिकंदर की रणनीति और साहस ने उसे जीत दिलाई। डेरियस डरकर युद्ध के मैदान से भाग गया। इस जीत के बाद सिकंदर ने फिनिशिया और मिस्र की ओर कूच किया। मिस्र में उसे एक विजेता की तरह स्वागत मिला और वहां के लोगों ने उसे फराव का दर्जा दिया। मिस्र में सिकंदर ने एक नया नगर बसाया जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया रखा गया। यह नगर आज भी मौजूद है और मिस्र का प्रमुख नगर है। इसके बाद सिकंदर ने फारस की राजधानी पर्सिपोलिस की ओर रुख किया। वहां तक पहुंचने के लिए उसे कई दुर्गम रास्तों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह कभी रुका नहीं। 331 ईसा पूर्व में गौगामेला के युद्ध में एक बार फिर सिकंदर और डेरियस आमने सामने हुए। इस बार भी सिकंदर ने एक शानदार रणनीति से जीत हासिल की और डेरियस फिर से डरकर युद्ध छोड़कर भाग गया। बाद में डेरियस की उसके ही लोगों ने हत्या कर दी। डेरियस की मृत्यु के बाद फारस पूरी तरह से सिकंदर के अधीन आ गया। अब वह दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट बन चुका था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। अब उसकी नजर भारत की ओर थी। फारस जीतने के बाद सिकंदर के पास अब धन, सैनिक सम्मान और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन अब भी शांत नहीं था। वह चाहता था कि वह उस स्थान तक पहुंचे जहां अब तक कोई भी पश्चिमी योद्धा नहीं पहुंचा था। उसके सैनिक थक चुके थे, लेकिन सिकंदर को लगता था कि अब अगर वह रुका तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। इसी सोच के साथ वह भारत की दिशा में पूर्व की ओर आगे बढ़ा। उस समय भारत छोटे छोटे जनपदों और राज्यों में बटा हुआ था। पंजाब के क्षेत्र में कई स्वतंत्र राजा शासन करते थे। सिंधु नदी के पार आने वाला पहला बड़ा राज्य था गांधार। गांधार के राजा का नाम था अंभी। सिकंदर जब भारत की सीमा में पहुंचा तो अंभी ने बिना लड़े ही उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। उसने सिकंदर का स्वागत किया और उसे मित्र मान लिया। अंभी जानता था कि सीधा युद्ध करने पर उसका राज्य नष्ट हो सकता है, इसीलिए उसने चतुराई से मित्रता का रास्ता चुना। लेकिन अंभी का एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था राजा पौरव, जिसे इतिहास में राजा पौरस के नाम से जाना जाता है। पौरस का राज्य झेलम नदी के पार था और वह बहुत ही साहसी और स्वाभिमानी राजा था। जब सिकंदर ने पौरस को संदेश भेजा कि वह बिना लड़े उसकी अधीनता को स्वीकार कर ले, तो पौरस ने गर्व से मना कर दिया। उसने कहा, मैं सिकंदर से युद्ध मैदान में ही मिलूंगा और जैसा एक राजा दूसरे राजा से मिलता है वैसा ही व्यवहार करूंगा। सिकंदर ने पौरस की यह बात सुनी और युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। झेलम नदी उस समय बहुत उफान पर थी और पौरस को विश्वास था कि सिकंदर उसे पार नहीं कर पाएगा। लेकिन सिकंदर ने अंधेरी रात में तेज बारिश के बीच नदी को पार करने की योजना बनाई। उसने अपने सैनिकों को छोटी टुकड़ियों में बांटकर चुपचाप नावों से नदी पार करवाई। जब पौरस की सेना को इसका पता चला, तब तक सिकंदर की सेना पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। यह युद्ध इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक बन गया, झेलम का युद्ध। पौरस के पास हाथियों की विशाल सेना थी, जो सिकंदर की सेना के लिए नई और डरावनी चीज थी। लेकिन सिकंदर ने बुद्धिमानी से अपने सैनिकों को आदेश दिए कि वे हाथियों के पैरों को निशाना बनाएं और उन्हें डराने की कोशिश करें। युद्ध कई घंटों तक चला। पौरस घायल हुआ, उसकी सेना हार गई, लेकिन फिर भी उसने अंत तक हार नहीं मानी। जब पौरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया, तो सिकंदर ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पौरस ने गर्व से उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर उसकी बहादुरी और आत्मसम्मान से इतना प्रभावित हुआ कि न केवल उसे माफ कर दिया, बल्कि उसका राज्य भी उसे लौटा दिया और उसे अपने साम्राज्य का मित्र घोषित कर दिया। झेलम का युद्ध सिकंदर की आखिरी बड़ी जीत थी। इसके बाद उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। उसके सैनिक अब बहुत दूर तक आ चुके थे। वह बहुत ज्यादा थक चुके थे और भारत के भीतर और आगे बढ़ने से डरते थे। उन्होंने सिकंदर से कहा कि अब वे लौटना चाहते हैं। सिकंदर ने बहुत समझाया, प्रेरित किया, लेकिन अंत में उसे अपनी सेना की बात माननी पड़ी। अब सिकंदर ने अपने देश लौटने का निर्णय लिया। लौटने का मार्ग कठिन था। वह समुद्र के किनारे किनारे और रेगिस्तानों से होते हुए बाबिल यानी बेबीलोन की ओर बढ़ा। रास्ते में बहुत से सैनिक भूख, प्यास, बीमारी और थकान से मर गए, लेकिन सिकंदर ने हार नहीं मानी। वह खुद भी एक सामान्य सैनिक की तरह यात्रा करता था, अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाता
और उन्हें वापस सुरक्षित ले जाने की कोशिश करता। कुछ महीनों की कठिन यात्रा के बाद सिकंदर फिर से बाबिल यानी बेबीलोन पहुंचा। अब वह बहुत थका हुआ और बीमार था। उसका शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन मन अब भी उसी तरह जागृत था। उसने वहां एक भव्य योजना बनाई थी, एक विशाल साम्राज्य की राजधानी जहां पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियां एक साथ रह सके। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 323 ईसा पूर्व में जब सिकंदर केवल 32 वर्ष का था, वह अचानक बहुत बीमार पड़ गया। बहुत दिनों तक बुखार में तपते हुए उसने अपने सेनापतियों से कहा कि उसके बाद साम्राज्य को किस प्रकार चलाना है। जब किसी ने पूछा कि आप अपना उत्तराधिकारी किसे बनाना चाहते हैं, तो उसने धीरे से कहा, उसे जो सबसे शक्तिशाली हो। कहा जाता है कि अंतिम समय में वह अपने बुसेफेलस और पुराने मित्रों को याद कर रहा था। कुछ लोग मानते हैं कि उसे जहर दिया गया था, कुछ कहते हैं कि वह मलेरिया या टाइफाइड से मरा था, लेकिन इतिहास आज तक इस बात पर पूरी तरह से सहमत नहीं हो सका है। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य धीरे धीरे टूट गया। उसके सेनापति आपस में लड़ने लगे और उसने जो साम्राज्य जोड़ा था वह कई हिस्सों में बट गया। लेकिन सिकंदर की कहानी खत्म नहीं हुई। उसकी वीरता, उसका ज्ञान प्रेम, उसकी दूरदृष्टि और उसका आत्मविश्वास आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। वह केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक ऐसा शासक था जिसने जहां जहां कदम रखा वहां के लोगों के जीवन को बदल दिया। उसने न केवल युद्ध किया बल्कि नगर बसाए, ज्ञान फैलाया और यह दिखाया कि अगर इंसान ठान ले तो वह असंभव को संभव बना सकता है। इतिहास ने उसे महान की उपाधि दी और यह उपाधि केवल उसकी जीतों के लिए नहीं बल्कि उसके विचारों, उसकी योजनाओं और उसके आत्मविश्वास के लिए दी गई थी। आज भी जब हम सिकंदर का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ऐसे योद्धा की छवि आती है जो युवा था, वीर था, परिपक्व था और जिसने केवल 12 वर्षों में इतिहास को बदल कर रख दिया था। सिकंदर केवल तलवार से जीतने वाला राजा नहीं था, वह एक दूरदर्शी शासक भी था। जब वह कोई राज्य जीतता था तो केवल सैनिकों को वहां तैनात करके आगे नहीं बढ़ता था, वह हर राज्य में शासन की एक मजबूत व्यवस्था स्थापित करता था ताकि वहां के लोग शांतिपूर्वक रह सकें। उसका मानना था कि जब तक जनता संतुष्ट नहीं होगी तब तक राज्य लंबे समय तक नहीं चल सकता। वह हर जगह स्थानीय लोगों को अपने शासन में शामिल करता था। उसने फारस, मिस्र और भारत में कई स्थानों पर ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जो स्थानीय भाषा और संस्कृति को समझते थे। वह चाहता था कि उसकी सेना और स्थानीय लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। सिकंदर ने विजित राज्यों में दमन करने की जगह वहां के रीति रिवाजों का सम्मान किया। उसने फारसी राज परिवार की एक राजकुमारी से विवाह किया ताकि फारसी लोग भी उसे अपनाएं। सिकंदर के शासन की एक और खास बात यह थी कि उसने कई नए नगर बसाए। इतिहासकारों का मानना है कि उसने लगभग 20 से अधिक नए नगरों की स्थापना की, जिनमें से अधिकतर का नाम उसने अपने नाम पर रखा था, जैसे अलेक्जेंड्रिया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध मिस्र का अलेक्जेंड्रिया है, जो आज भी एक प्रमुख नगर है। इन नगरों में उसने बाजार, पुस्तकालय, मंदिर, न्यायालय और सैनिक छावनियां बनवाई। वह चाहता था कि हर नगर में शिक्षा, न्याय और व्यापार को बढ़ावा मिले। वह केवल एक विजेता नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक सेतु बनना चाहता था, पूरब और पश्चिम को जोड़ने वाला एक पुल। उसने यूनानी संस्कृति और विज्ञान को दूर दूर तक फैलाया। उसने जिन क्षेत्रों को जीता वहां की भाषाओं, विज्ञान, चिकित्सा और कला को यूनान के साथ जोड़ने की कोशिश की। इससे एक नई मिस्री संस्कृति का जन्म हुआ जिसे इतिहास में हेलेनिस्टिक संस्कृति कहा गया। सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि वह हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार रहता था। वह भले ही युद्ध के मैदान में सबसे आगे चलता हो, लेकिन रात को वह दर्शन, ज्योतिष और भूगोल की पुस्तकें पढ़ता था। जब वह भारत में था तब उसने वहां के ऋषियों और साधुओं से भी संवाद किया। वह उनसे जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानना चाहता था। उसने भारत की ज्ञान परंपरा से भी गहरा प्रभाव लिया। लेकिन जब वह बाबिल यानी बेबीलोन पहुंचा और बीमार पड़ा तो उसकी योजनाएं अधूरी रह गई। उसकी अचानक मृत्यु ने सबको चौंका दिया। उसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि अब इतना बड़ा साम्राज्य कौन संभालेगा। सिकंदर ने कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं चुना था। उसने केवल इतना कहा था, उसे दो जो सबसे ज्यादा योग्य हो। उसके सेनापति अब आपस में बंटने लगे। उन्होंने पूरे साम्राज्य को आपस में बांट लिया। एक सेनापति ने मिस्र को ले लिया, दूसरे ने एशिया माइनर को, किसी ने फारस को और किसी ने बैक्ट्रिया को लिया। यूनान और मैसिडोनिया भी आपसी झगड़ों का शिकार हो गया। इस तरह से जो साम्राज्य एक व्यक्ति ने एकजुट किया था वह कुछ ही वर्षों में कई टुकड़ों में बिखर गया। फिर भी सिकंदर की विरासत समाप्त नहीं हुई।
उसने जिन नगरों की स्थापना की वे कई शताब्दियों तक ज्ञान और व्यापार के केंद्र बने रहे। मिस्र का अलेक्जेंड्रिया एक प्रमुख ज्ञानपीठ बन गया, जहां दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय बना। यूनानी वैज्ञानिक, दार्शनिक और लेखक वहां आकर शोध करते थे। उस पुस्तकालय में भारत, मिस्र, बेबीलोन और फारस की दुर्लभ पांडुलिपियां एकत्र की गई थी। इतिहास में सिकंदर का नाम केवल उसकी जीतों के कारण नहीं लिया जाता, बल्कि इसलिए भी लिया जाता है कि उसने ज्ञान, संस्कृति और शासन की एक नई दिशा दिखाई। वह पहली बार वह शासक था जिसने दुनिया को एक साथ जोड़ने का सपना देखा था। उसने केवल तलवार से नहीं बल्कि संवाद, सम्मान और समावेश से काम किया। भारत में सिकंदर की यात्रा ने भारतीय राजनीति को भी प्रभावित किया। सिकंदर के वापस लौटने के बाद जब उसकी सेना भारत से निकल गई तो भारतीय राज्यों को अपनी शक्ति का एहसास हुआ। जल्द ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की और एक नए भारतीय साम्राज्य की शुरुआत हुई। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य ने सिकंदर की भारत यात्रा से प्रेरणा लेकर चंद्रगुप्त को संगठित किया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद भी उसकी कहानियां सदियों तक लोगों के बीच जीवित रहीं। फारसी, अरब, तुर्की और यूरोपीय साहित्य में उसके जीवन पर कई कथाएं लिखी गई। भारत में भी लोक कथाओं में उसे एक बहादुर और न्यायप्रिय योद्धा के रूप में याद किया गया। कुछ लोग उसे देवता की तरह पूजने लगे। मध्य एशिया में आज भी सिकंदर को सिकंदर नाम से याद किया जाता है। इतिहास आज भी सिकंदर के जीवन पर शोध करते हैं। उसकी रणनीतियां, उसकी दूरदर्शिता और उसके अद्वितीय निर्णय आज भी प्रबंधन, सेना और कूटनीति में अध्ययन के विषय हैं। कई लोग यह भी पूछते हैं कि अगर सिकंदर और अधिक वर्षों तक जीवित रहता तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। क्या वह चीन तक पहुंचता? क्या वह रोम को जीतता? क्या वह पूरी दुनिया को एक छत के नीचे ला पाता? वे प्रश्न आज भी इतिहास के विद्यार्थियों को सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि वह एक साधारण व्यक्ति नहीं था जिसने केवल 32 वर्ष की आयु में दुनिया के नक्शे को बदल दिया। वह एक साधारण राजा नहीं बल्कि एक विचार था, साहस, संकल्प और नेतृत्व का विचार। उसके जीवन से यह सीखा जा सकता है कि केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और संकल्प से भी दुनिया को बदला जा सकता है। जिस दिन वह मरा, ऐसा कहा जाता है कि उसके आदेश पर उसके ताबूत को इस तरह ले जाया गया कि उसके दोनों हाथ बाहर की ओर खुले रहें, ताकि दुनिया यह देख सके कि जिसने पूरी दुनिया जीत ली वह भी खाली हाथ ही गया। सिकंदर की युद्ध कला उसकी सबसे बड़ी ताकत में से एक थी। उसके पास हमेशा बड़ी सेना नहीं होती थी, लेकिन वह अपनी योजना और रणनीति से दुश्मनों को पराजित कर देता था। उसका विश्वास था कि युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और समझ से भी जीते जाते हैं। वह अपने हर युद्ध से पहले पूरे क्षेत्र का नक्शा बनवाता, दुश्मन की सेना की संख्या, दिशा, कमजोरियां, जलवायु और भूगोल का अध्ययन करता और फिर योजना बनाता था। उसकी सेना में अलग अलग प्रकार की टुकड़ियां होती थी, घुड़सवार, पैदल सैनिक, धनुर्धारी और भाला फेंकने वाले सैनिक। वह इन सभी को एक साथ तालमेल के साथ इस्तेमाल करता था। वह अक्सर अपने विरोधियों को भ्रम में डालता था, कभी रात के समय हमला करता, कभी नदी पार करके अप्रत्याशित दिशा से आता और कभी अपने सैनिकों को पीछे हटने का नाटक करवाकर दुश्मन को जाल में फंसाता। उसकी एक प्रसिद्ध रणनीति थी हैमर और एमविल, जिसमें वह सामने से पैदल सैनिकों को भेजकर दुश्मन को रोकता और फिर दोनों किनारों से घुड़सवार सेना से घेर कर हमला करता। इसी रणनीति से उसने फारस के गोगामेला युद्ध में डेरियस को हराया था, जबकि उसकी सेना संख्या में बहुत कम थी। सिकंदर न केवल अपनी सेना का नेतृत्व करता था बल्कि वह खुद सबसे आगे लड़ता था। उसके शरीर पर कई गहरे घाव भी थे जो उसके हर युद्ध की गवाही देते थे। वह अपने सैनिकों के साथ एक जैसा भोजन करता था, उनके साथ मैदान में सोता था और उनका हौसला बढ़ाता था। इसी कारण उसके सैनिक उसे केवल राजा नहीं बल्कि अपना साथी और मार्गदर्शक मानते थे। कई बार युद्ध के बीच वह घायल भी हुआ, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक बार भारत में किला जीतते समय उसे तीर लगा और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन उसने उसी हालत में अपने सैनिकों को उत्साहित किया और युद्ध जीत लिया। उसके ऐसे साहसिक कार्यों ने उसे केवल सेनापति नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत बना दिया था। इतिहास में सिकंदर के जीवन की कुछ घटनाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। मिस्र में जब वह पहुंचा तो उसे वहां के पुजारियों ने सूर्य देव का पुत्र बताया। वहां के लोगों ने उसे फराहो के रूप में स्वीकार किया। सिकंदर ने इस सम्मान को केवल स्वीकार नहीं किया बल्कि उसका उपयोग भी किया। वह ये चाहता था कि लोग उसे केवल विदेशी राजा नहीं बल्कि अपने जैसा समझें। इसीलिए वह अक्सर स्थानीय वेशभूषा पहनता, उनकी भाषा सीखता और उनके रीति रिवाजों को सम्मान देता। एक और घटना तब की है जब वह बेबीलोन पहुंचा और वहां के मंदिरों में गया।
उसने वहां के पुजारियों से पूछा कि उनके अनुसार ब्रह्मांड कैसे चलता है। उसने वहां के खगोल शास्त्रियों से आकाश और तारों के बारे में जाना। वह हमेशा ज्ञान से जुड़ने का प्रयास करता था, क्योंकि उसे लगता था कि एक सच्चा राजा वह होता है जो केवल तलवार नहीं बल्कि विचार से भी मजबूत हो। भारत में उसने योगियों और साधुओं से बात की। उन्हें देखा कि वे वस्त्रहीन रहकर भी शांत, संतुलित और आनंदित रहते हैं। उसने कई बार कोशिश की कि वे उसकी बातों का उत्तर दें, लेकिन वे चुप रहते थे। एक योगी ने अंततः उससे कहा, तू संसार को जीतने आया है, लेकिन खुद को जीतना अभी बाकी है। यह वाक्य सिकंदर के मन में गहराई से उतर गया। इतना बड़ा जीवन जीने के बाद जब वह मरा तो पीछे क्या बचा? उसके सपने अधूरे रह गए, साम्राज्य बिखर गया और उसकी तलवार चुप हो गई, लेकिन उसके विचार जीवित रहे। इतिहास में वह एक ऐसे शासक के रूप में याद किया गया जिसने सीमाओं को मिटाने की कोशिश की, जिसने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, जिसने यह सिखाया कि नेतृत्व केवल शक्ति नहीं, सेवा और समझ का नाम भी है। सिकंदर के जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा यह है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता यदि उसके पीछे निष्ठा, परिश्रम और साहस हो। सिकंदर ने केवल 20 वर्ष की उम्र में अपना साम्राज्य शुरू किया और 12 वर्षों में वह उस युग का सबसे बड़ा सम्राट बन गया। दूसरी बात यह है कि शक्ति के साथ विनम्रता और न्याय जरूरी होता है। सिकंदर ने जहां जहां विजय प्राप्त की थी वहां अत्याचार नहीं किया, बल्कि वहां के लोगों को अपनाया, उनके धर्म, भाषा और संस्कृति को सम्मान दिया। उसने हमेशा सीखा कि लोगों को डराना नहीं बल्कि जोड़ना अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरी बात यह है कि ज्ञान के बिना नेतृत्व अधूरा होता है। सिकंदर ने जीवन भर सीखना नहीं छोड़ा। वह जहां गया वहीं की पुस्तकें पढ़ी, विद्वानों से मिला, दार्शनिकों से संवाद किया। उसकी यही विशेषता थी कि वह योद्धा होते हुए भी एक जिज्ञासु छात्र बना रहा। और अंत में सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि जीवन बहुत छोटा है, लेकिन यदि उसे पूरी लगन, साहस और उद्देश्य के साथ जिया जाए तो वह अनंत बन जाता है। सिकंदर केवल 32 वर्ष जिया, लेकिन उसके विचार आज भी जीवित हैं। वह चला गया, लेकिन उसके पदचिन्ह रह गए, नक्शे पर, नगरों में, कहानियों में और लोगों की स्मृति में। उसकी यह कहानी जो अब तक हमने पढ़ी केवल एक राजा की कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा की यात्रा है, जो हमें यह सिखाती है कि हम चाहे कहीं भी हों, यदि हमारी सोच महान हो तो हम भी महान बन सकते हैं। सिकंदर का जीवन जितना तेज था उतना ही प्रभावशाली भी था। एक ऐसा बालक जिसने बचपन से सुना कि वह विशेष है, जिसने अपने बचपन में घोड़ों पर काबू पाया, जिसने होमर की कविताओं से प्रेरणा ली और जिसने महान दार्शनिक अरस्तु से ज्ञान प्राप्त किया। केवल 20 वर्ष की आयु में वह राजा बना और फिर कभी पीछे नहीं मुड़ा। उसने यूनान को एकजुट किया, विद्रोहों को दबाया और वह फिर दुनिया को जीतने के अभियान पर निकल पड़ा। उसने एशिया माइनर के फारसी क्षेत्रों से शुरुआत की। ग्रेनिकस, इस्सुस और गोगामेला जैसे युद्धों में उसने फारस की विशाल सेनाओं को हराया। फिर मिस्र पहुंचा, वहां सम्मान पाया और एक नया नगर बसाया, अलेक्जेंड्रिया। वहां से वह फिर मेसोपोटामिया और फारस की राजधानी पर्सिपोलिस पहुंचा, जहां उसने फारसी संस्कृति को भी सम्मान दिया। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। वह भारत पहुंचा, अम्भी के साथ मित्रता की और पोरस से ऐतिहासिक युद्ध लड़ा। झेलम नदी के उस पार जो संघर्ष हुआ वह केवल तलवारों का नहीं, आत्मसम्मान का भी युद्ध था। पोरस की हार के बाद भी उसका आत्मविश्वास देखकर सिकंदर ने उसे माफ किया और उसका राज्य लौटा दिया। यह घटना इतिहास में सिद्ध करती है कि सिकंदर न केवल वीर था बल्कि न्यायप्रिय भी था। भारत की सीमाओं में प्रवेश के बाद जब उसकी सेना थक गई, जब सिपाहियों ने मना किया कि अब और नहीं, तब पहली बार सिकंदर को रुकना पड़ा। उसने उनकी बात मानी और वापसी की यात्रा शुरू की, जो बहुत आसान नहीं थी। रेगिस्तान, भूख, बीमारी और थकान ने उसकी सेना को तोड़ दिया, लेकिन सिकंदर ने कभी अपने सैनिकों को अकेला नहीं छोड़ा। वह स्वयं भी उनकी कठिनाइयों से गुजरा। बेबीलोन लौटने पर उसने एक नई राजधानी बनाने की योजना बनाई थी। एक ऐसा नगर जहां पूर्व और पश्चिम एक साथ रह सकें, एक ऐसा केंद्र जहां ज्ञान, संस्कृति और व्यापार साथ साथ विकसित हों। लेकिन अचानक वह बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में लगभग 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। उस समय वह केवल 32 वर्ष का था। उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य टूट गया। उसके सेनापति आपस में लड़ने लगे और उन्होंने उसका साम्राज्य बांट लिया। लेकिन सिकंदर का विचार, उसका दृष्टिकोण और उसकी जीवन शैली सदियों तक जीवित रही। वह केवल विजेता नहीं था, वह एक विचारक था। उसने यह दिखाया कि नेतृत्व केवल तलवार से नहीं, सोच और व्यवहार से होता है। सिकंदर के जीवन से हमें कई गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात यह है कि उम्र कोई सीमा नहीं होती।
यदि किसी के अंदर इच्छा, मेहनत और साहस हो तो वह कम उम्र में भी असंभव कार्य कर सकता है। दूसरी बात यह है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल बल से नहीं, बुद्धि और धैर्य से भी किया जा सकता है। सिकंदर ने जब युद्ध किया तो उससे पहले रणनीति बनाई, समय का चुनाव किया और दुश्मन की कमजोरी समझी। तीसरी बात यह है कि एक सच्चा नेता सुख में भी और दुख में भी अपने लोगों के साथ रहता है। सिकंदर ने अपने सैनिकों के साथ चलना, खाना और लड़ना चुना। वह स्वयं सबसे आगे चलता और अंतिम में सोता था। यही कारण था कि उसके सैनिक उसका सम्मान करते थे और उसके लिए जान भी देने को तैयार थे। एक और बात जो सिकंदर से सीखने योग्य है और वो है ज्ञान की खोज। एक महान योद्धा होकर भी वह हमेशा पढ़ता, सोचता और सीखता था। उसने जहां जहां शासन किया वहां की संस्कृति को जाना, वहां के विद्वानों से मिला और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। उसकी मृत्यु के बाद भी उसका नाम जीवित रहा। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में उसकी कहानियां फैली। उसे महान इसलिए कहा गया क्योंकि वह केवल विजय में महान नहीं था, वह अपने व्यवहार, सोच और दृष्टिकोण में भी महान था। भारत में उसकी यात्रा ने भी इतिहास को प्रभावित किया। उसकी वापसी के बाद भारत में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने भारत को संगठित करने का प्रयास किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि जब कोई विदेशी आक्रांताओं से टकराता है तो देश की चेतना जागती है। सिकंदर के जीवन की अंतिम घटना भी बहुत कुछ सिखाती है। जब उसने मृत्यु से कुछ दिन पहले कहा कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसा हो कि मेरे दोनों हाथ खुले रहें, ताकि दुनिया यह देख सके कि जिसने पूरी दुनिया जीती वह भी खाली हाथ ही संसार से गया है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में धन, शक्ति, विजय सब कुछ क्षणिक है, लेकिन विचार, व्यवहार और सेवा ही स्थायी है। आज जब हम इतिहास की ओर देखते हैं तो सिकंदर केवल एक नाम नहीं है, वह एक प्रेरणा है, साहस की, नेतृत्व की, ज्ञान की और विनम्रता की। उसने अपने जीवन को सीमित समय में ही इस प्रकार जिया कि वह अनंत बन गया। इस पूरी कहानी से एक विद्यार्थी के रूप में हम यह समझ सकते हैं कि स्वयं पर विश्वास करना सफलता की सबसे पहली शर्त है। ज्ञान और शक्ति का सही उपयोग करना ही नेतृत्व है। सच्चे राजा की पहचान उसकी न्यायप्रियता और विनम्रता से होती है। और अंत में सबसे बड़ी बात, जीवन का मूल्य केवल उसमें नहीं कि हम कितना पाते हैं, बल्कि उसमें है कि हम कितना दे पाते हैं। सिकंदर चला गया, लेकिन उसके जीवन की शिक्षाप्रद यात्रा आज भी इतिहास की सबसे रोचक और प्रेरणादायक कहानियों में गिनी जाती है।